हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे से वीडियो को शेयर करें और पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना करें। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। क्या आपके बच्चे के या आपके नाक से ब्लड आता है? तो जानिए ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं कि आपके नाक से खून आता है और इसके पीछे का कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो पूरी वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आगे ना ले जाए, फॉरवर्ड ना करें और पूरा टॉपिक एक एक करके आप लोग समझे। तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं, नाक से खून आने को हम लोग बोलते हैं एपिस्टैक्सिस या नेजल ब्लीडिंग, यानी नाक से खून बहना। तो एक्चुअली में ये होता क्यों है, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, तो आइए समझते हैं एक करके। जो सबसे पहला नंबर इसका कारण होता है नाक से खून बहना क्यों होता है, ये ड्राई एयर, यानी जब सूखी हवा चलने लग जाती है, मौसम सूखा हो जाता है और गर्म हवाएं और सूखी हवाएं नाक के अंदर जाती है तो नाक में सूखापन हो जाता है, खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से वेसल्स यानी नाक की जो नसें हैं वो फट जाती हैं और नाक से ब्लड बहने लगता है। जो दूसरा नंबर होता है वो ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लग जाना, किसी तरीके से नाक में चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, उसकी वजह से नाक से ब्लड बहने लग जाता है। जो थर्ड नंबर होता है वो इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी ठंडी कोल्ड हो गया किसी को, या रिस्पायरेटरी को इन्फेक्शन हो गया, यानी श्वास नली में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, इसकी वजह से नाक से खून बह सकता है। जो चौथा नंबर होता है वो होता है एनाटॉमिकल, यानी किसी तरीके के नाक की बनावट में टेढ़ा मेढ़ा होना, जैसे कि डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी नाक के जो बीच की हड्डी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यहाँ से ये जो अंदर से जो हड्डी होती है वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, डीएनएस। और जो दूसरा होता है बनावट नेजल पॉलिप, यानी नाक के अंदर अंगूर के गुच्छे के दाने की तरह पूरा जो साइज वो हो जाता है। जो पांचवा नंबर आता है, अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर दवा ले रहा है, जैसे इकोस्प्रिन यानी खून पतला होने वाली दवा, इकोस्प्रिन, वारफेरिन या हिपैरिन जैसी दवाएं ले रहा है, उसकी वजह से भी डोज ज्यादा होने पर कभी कभार ब्लड आ सकता है, यानी खून बह सकता है नाक से। जो छठवां नंबर होता है वो एलर्जी, किसी एलर्जी डस्ट की वजह से या किसी चीज की वजह से एलर्जी होने की वजह से पेशेंट को सर्दी हो जाती है और नाक के अंदर की जो नसें है वो फट जाती है और ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। जो सातवां नंबर होता है हाइपरटेंशन, यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अचानक से खूब ज्यादा हो जाता है तो नाक के अंदर की नसें फट जाती है और नाक से खून आने लग जाता है। आठवां होता है नेजल पिकिंग या ब्लोइंग, अगर किसी तरीके से आदमी नाक साफ करता है या उंगली से जबरदस्ती नाक के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, ऐसी कंडीशन में नाक की नसें, नाक के अंदर की जो नसें होती है वो फट जाती है और ब्लड आने लग जाता है। नौवां नंबर होता है केमिकल इरिटेंट्स, जैसे अमोनिया और क्लोरीन जैसे केमिकल्स की इरिटेशन की वजह से, ऐसे केमिकल की वजह से नाक से खून बह सकता है। जो 10वां नंबर होता है वो मेडिकल कंडीशन होता है, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना, किसी तरीके की एक बीमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे हीमोफीलिया हो गया, या प्लेटलेट काउंट का, सफेद खून का कम हो जाना भी अचानक से ब्लड नाक से बह सकता है। या किसी तरीके का ट्यूमर हो जाता है, नाक के अंदर गांठ हो जाता है, या वैस्कुलर मालफॉर्मेशन, यानी किसी तरीके की जो नस की जो बनावट होती है, जो रगों की नाक के अंदर बनावट होती है, उसकी बनावट सही तरीके से नहीं हो पाती, तो ऐसे कंडीशन में भी नाक से ब्लड बह सकता है। तो ये इसके कारण हो गए, इतने सारे 10 कारण हो गए जिसकी वजह से नाक से ब्लड बहता है। तो आइए हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया तो उसका अगर ब्लीडिंग हो रही है नाक के अंदर से, तो हमको क्या करना है, किसी बर्फ के टुकड़े को लेकर के नाक के अंदर सकाई करना है, बाहर से पिंचिंग करना है, नाक को कस के दबा के पकड़ना है और बर्फ के टुकड़े को नाक के अंदर बाहर से ऐसे रखना है ताकि वेसल्स जो नसें है वो सिकुड़ जाए और खून का बहाव कम हो जाए। ये हो गया। दूसरा इंजेक्शन हो गया वो मेडिकली हो गया, यानी ट्रीटमेंट इंजेक्शन या मेडिसिन। तो ऐसे कंडीशन में हमको इंजेक्शन इथामसिलेट या ट्रेनएक्सामिक एसिड का इस्तेमाल करना है, या इंजेक्शन बोट्रोपाज का इस्तेमाल करना है। ऐसे इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इंजेक्शन को आईएम या आईवी मस्कुलर यानी नसों में या मांस के अंदर हमको इंजेक्शन देना होता है, जो ब्लड को ब्लीडिंग रोकने से जो है बचाता है। और साथ में अगर प्लेटलेट काउंट सफेद खून कम है तो विटामिन के का इस्तेमाल कुछ समय के लिए हम लोग कर सकते हैं।
कभी कभी हमको कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रोकता है, ब्लड बहने से रोकता है। तो करना क्या है, और जो नेक्स्ट हो गया वो हमको टैबलेट फॉर्म में इथानसिलेट या ट्रेनेक्सेमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। सबसे बेहतर होता है एड्रेनलिन जो इंजेक्शन होता है उसको थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन में मिला के किसी कॉटन में उसको भिगो करके वो नाक के अंदर अगर पिंच कर लेंगे तो वेसल्स कंप्रेस हो जाती है, नाक के अंदर की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाता है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो नाक में जो डालने वाली जो नाजल डिकंजेस्टेंट जो दवाई होती है, जैसे ज़ाइलोमेटाज़ोलिन यानी ऑट्रीविन जो ब्रांड नेम से आता है, उसको नाक के अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से जो नाक के अंदर की जो वेसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, तो ब्लीडिंग नहीं होगा, तो भी ब्लीडिंग रुक जाता है। अगर ये सब करने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो कॉटरी करना पड़ता है, नस के अंदर नसों को कॉटरी करते हैं मशीन के द्वारा। जो ENT सर्जन होते हैं सर्जरी करते हैं, मशीन के द्वारा कॉटरी कर देते हैं, वो वेसल्स को जला के ब्लॉक कर देते हैं। और अब ये बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद हमको कॉज पे देखना होता है, जैसे बीपी बढ़ा है तो बीपी बढ़ने की दवा, प्लेटलेट कम है तो उसकी दवा, एलर्जी है तो उसकी दवा, यानी जो पिछला हमने कारण बताया था किन कारणों की वजह से हो रहा है, तो वो कारण पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके नेजल ब्लीडिंग कंट्रोल होगा। फिलहाल ये बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एक से एक टॉपिक मिलता रहेगा और आपको सीखने के लिए अच्छे टॉपिक मैं तैयार करके आपको देता रहूंगा। थैंक यू।